किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है, मुश्किलात का मुकाबला करना ज़िंदगी और इस पर गालिब आ जाने का नाम कामयाबी है। ये कामयाबी कैसे मिलती है और ये कामयाबी चीज़ क्या है? ये हम बहुत सारे लोगों से सुनते आए हैं कि कामयाबी आपको बड़े प्लेट के अंदर रख के मिल गई। लेकिन हमारे ही शहर के अंदर, हमारे ही मुल्क के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कामयाबी अपनी जुस्तजू और मेहनत के साथ हासिल करते गए और आज किसी मुकाम पर पहुँचे। एक छोटे से गांव से लेकर एक बड़े शहर में कई हज़ार लोगों को तैयार करना, उनकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे काम करना, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कोई गांव से उठ के आए और वो शहर के अंदर आकर अपने इम्पैक्ट को क्रिएट करे और कई हज़ार लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाए? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और आज हम आपकी मुलाकात जिससे कराने जा रहे हैं, उनका नाम रंजीत कुमार है। वो हेड ऑफ़ सेल्स कैपेबिलिटी ऑफ वर्क कॉरपोरेशन। ख़ास तौर पे किस तरीके से इनका सफ़र रहा, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और किस तरीके से अपनी कामयाबी को हासिल करते गए। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और इनके सफ़र के बारे में। आइए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ़ सेल्स कैपेबिलिटी ऑफ वर्क कॉरपोरेशन रंजीत कुमार। रंजीत, बहुत शुक्रिया कामयाबी का सफ़र में आने का, अपना टाइम निकालने का। रंजीत, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन रंजीत कुमार का सफ़र क्या हमेशा से एक एज अ टॉप स्टूडेंट रहा, हमेशा से एक टॉप अचीवर के तौर पर रहा, हमेशा से एक बोलने वाले का रहा? आप मोटिवेटर भी हैं, आप मुख्तलिफ़ जगहों पे मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं, जाके आप लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस भी है। रंजीत कुमार कौन है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। मतलब रंजीत को बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हम आप स्टार्ट करें कि करके शुरू से हम आउटस्पोकन थे। हमारी जो पूरी जो तालीम है वो एक गांव से है जिसका नाम पन्नुआखल है, और वहाँ पर अगर बात करें एज ए स्टूडेंट तो 6th क्लास के बाद पता चला कि पढ़ाई नाम की कोई असल चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई का इतना रुझान नहीं है। बड़े भाई को देखते हुए, और एक महेंद्र कुमार है और आज वो यूएसए में बैठे हुए हैं, मैंने उसको देख के ना अपनी पढ़ाई की जुस्तजू को जगाया, और वो मेरे पाठशाला के उस्ताद है। पाठशाला जिसको आप कहते हैं ना स्कूल, पाठशाला मीन्स रिलीजियस स्कूल। तो जब वो पढ़ाई करते थे तो मैंने उनको देखा, जब उनके घर में जगह नहीं होती तो एक पड़ोस के एक बंदे ने कहा कि आप हमारे घर में, हमारे वो उसको हम अपनी ज़बान बोलते होताक, यानी कि एक ऐसा सेपरेट रूम जहाँ पर लोग आकर बैठ के डिस्कशंस करते हैं, तो डिस्कशंस रूम को कन्वर्ट किया उसने स्टडी रूम में। तो महेंद्र कुमार वहाँ पर पढ़ाई करते थे। महेंद्र कुमार के फटे हुए कपड़े और फटे हुए जूतों से ये मुझे नजर आता था कि ये शख्स कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। रियली रियली क्रेडिट गोज टू हिम। और दूसरा एक शख्स है मेरी ज़िंदगी में, अच्छा ये मेरे रिलेटिव्स नहीं है, लेकिन जिनका ज़िंदगी में क्रेडिट है और जिनको देख के हम थोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा है उनका नाम है बल्लूराम। तो उन्होंने मुझे पहली बार उंगली जो है वो पकड़ी, उंगली पकड़ने के बाद मुझे वो कराची लेकर आए। लेकिन कराची से पहले सफ़र महेंद्र कुमार की बात बताऊँ तो पाठशाला में पढ़ाते कहते थे कि अगर तुम आज पढ़ लिख गए, मतलब ये 6th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ लिख गए, तो 8वीं के बाद तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, और 9th और 10th कर लिया तो तुम्हें जिंदगी भर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो मुझे पढ़ाते नहीं थे, रिलीजियस एजुकेशन देते थे, लेकिन वो कहते थे अगर तुम आज से पढ़ना सीखना स्टार्ट कर दोगे, दुनिया कभी भी तुम्हें कभी जो है वो बेवकूफ़ नहीं बना सकती, दुनिया कभी तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन आज वो खुद ऑस्ट्रेलिया में, खुद आज वो यूएसए में बैठे हुए और बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और मुझे आज भी याद है वो 800 रुपये महाना कमाते थे, आज मल्टी मिलियनर होंगे। मैं वहाँ तक तो नहीं गया, लेकिन अब शुरू होती है स्टोरी किसकी, बलराम की। उसने कहा कि तुम सारा दिन ट्यूशन्स पढ़ाते हो, खुद पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं कराची जा सकूँ। तो उसने 500 रुपये का पहला टिकट जो भरा, और उसके बाद हम आए, आप जो सदर के एक इलाका है बोल्टन मार्केट, वहाँ पर एक मंदिर है और उसको हम नारायण मंदिर कहते हैं। तो वो कहते थे कि तुम मेरे साथ यहाँ रहोगे। वो सुबह में होटल चलाते थे और हम दोनों ही रहते थे उसमें, और मैं सुबह में पढ़ने जाता, शाम में वापस आते, होटल से ही खाना लेकर आते, तो बड़ा प्रॉब्लम होता था उसमें। लेकिन वो जो 1.5 साल का सफ़र था ना मोहसिन, मतलब वो इस तरह का सफ़र था कि उसने मतलब रोंगटे खड़े कर दिए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एडमिशन लिया, नहीं कर पाया पास, मतलब पहला मॉड्यूल मेरा निकल गया तो पास हो गया। उसके बाद मतलब ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया कि मैं अपने आप को सर्वाइव कैसे करूँगा। सर्वाइव करने के लिए दिन स्टार्ट हुआ, क्लास ली, शाम में जब टाइम मिला तो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दी। उसके बाद छोटे छोटे स्कूल्स में पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि पढ़ाई के लिए कुछ आते ही नहीं था ना।
मोहिंदर कमर ने दिमाग में डाल दिया पढ़ाई, लेकिन मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता था, लेकिन वो वहाँ पर स्टाइल नहीं था। देन एक लाइफ स्टोरी आगे बढ़ती है, तो बलूराम ने डिसाइड किया क्या मैं कराची छोड़ के अपने गांव पर नौकरी जाना चाहता हूँ। जब उसने डिसाइड किया वो चले गए वापस, तो मैं बैचलर्स लोगों के साथ रहना स्टार्ट किया, और बैचलर्स के साथ स्टार्ट किया तो स्टार्ट की मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि 6th स्टैंडर्ड से लेकर इंटरमीडिएट तक आई वाज अ टॉपर स्टूडेंट। पोजीशंस आती थी फर्स्ट सेकंड, और डॉक्टर विश्वा मेहता ही वाज वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर। आज वो दुबई में है, ही इज अमेजिंग डॉक्टर। और एक दूसरे मेरे दोस्त है, जुहेब नाम है उनका, वो भी वो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो मेरे ख्याल से तब्बा अस्पताल में काम करते हैं, और आज मेरे ख्याल से वो किसी कंट्री में रब्ता नहीं उसके साथ। सो जब तीनों का कंपटीशन होता था, मेरा पहला और दूसरा बनता था, जुहेब हमेशा तीसरे नंबर पे आते हैं। अगर ये वीडियो सुन रहे हो तो दोनों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में कहीं एक दो फैसले गलत किए हैं कि मैं एक दूसरी फील्ड में चला गया, लेकिन आई वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड फाइनेस्ट स्टूडेंट ऑफ साइंस। केमिस्ट्री फिजिक्स, मतलब आप मुझे कोई टिप दे दो, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसका जो इंटरप्रिटेशन निकाल सकता हूँ। इस तरह का पावर है। मुझे लगता है कि मैंने कॉमर्स में आके एक गलती जरूर की थी, लेकिन उस गलती को सुधारते मैंने अपने आप को मैसेज दिया मैं वापस डॉक्टर तो नहीं बन सकता। और अगर मैं आप ग्रेड्स देख लें तो मेरे केमिस्ट्री फिजिक्स में 90s में नंबर्स होते थे, और गांव में चीटिंग इज कॉमन। एंड मैं अपने टीचर्स को ये कहता था तो मुझे ऐसे रूम में बिठा दो जो मुझे तक नहीं करे चीटिंग के लिए, मैं खुद से वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट तकरीबन 2014 में मेरा करियर स्टार्ट होता है कराची में। असल जो प्रोफेशनल करियर है, पहली नौकरी मेरी वो अमन फाउंडेशन में मैंने काम किया, तो मुझे पहली नौकरी मिली सॉफ्ट स्किल्स इंस्ट्रक्टर की, जिसमें हम इंजीनियर्स को पढ़ाते हैं। आई एम रियली I want to give this credit to लॉरेंस एंथनी। उसने कहा तुम ग्रीनविच यूनिवर्सिटी से आओगे, यहाँ तुम पढ़ाओगे, तो यहाँ पंखे होते हैं, यहाँ पर एयर कंडीशन होता है, कैसे तुम एडजस्ट करो। आई थिंक मैंने जब उसे कहा कि यार गर्मी सर्दी देख लेंगे, बट दिस इज माई पैशन कि मैं लोगों को पढ़ा अच्छा सकता हूँ, तो लॉरेंस की वजह से मैं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बना। मुझे कख नहीं पता था क्या होता है। देन रियली क्रेडिट गोज टू साद तारिक साहब, आज वो हेड ऑफ HR हैं दराज पाकिस्तान में, और उनकी वजह से मैं स्मोलन पाकिस्तान गया, वहाँ पर 1.5 से 2 साल मैंने काम किया। और देन आई मूव टू फार्मास्यूटिकल कंपनी मार्टिन डाउ, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप का लोहा इस तरह से बनवाया कि लोग कहते हैं कि यू हैव गिवन अस पाथ इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वहाँ से और मैं मजीद जो है पुख्ता हुआ कि दिस इज माई फील्ड, इसी फील्ड में कूदना है, चेंज नहीं करनी। वरना मैं बहुत सारी फील्ड चेंज की बीच में। एंड उसके बाद आज मैं बर्ड कॉर्पोरेशन में हूँ। आई थिंक दिस क्रेडिट गोज टू उबैद बिमला साहब, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और आई एम हेडिंग दिस डिपार्टमेंट। और शुरुआत में आपका टीदिंग इफेक्ट होता है, और आज मैं आपको मौसम में दिल की बात बताना चाहता हूँ। जब हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट किया, उसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो हमारी एक एप्लीकेशन, लर्निंग एप्लीकेशन जिसका नाम है द साशी लर्निंग, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि लोग उसमें से पढ़ के पास होके क्या नंबर्स लेकर आ रहे हैं। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। अब मेरे पास जब 3 तरह के मैसेज आए, एक मैसेज मैंने आपको कल दिखाया, लेकिन आज आपकी मीडिया के सामने बताना चाहता हूँ। एक ऑर्डर बुकर का लेवल, ऑर्डर बुकर मतलब जो दुकान पे ना वो चीजें बेच रहे, वो बहुत ही मीडियोकर सी जॉब होती है। इसमें उस लड़के ने कहा कि रंजीत साहब, आप जब भी हमारी ब्रांच में आते हैं और आप स्पीचेस देते हैं और आपकी ट्रेनिंग से मुतासर होकर आपकी वजह से मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और आज नहीं, मैं नहीं कहता आप मेरा इंटरव्यू करें, 4 साल के बाद मैं आपको बताऊंगा जो आपकी कहीं भी बातें और जो प्रैक्टिकल आप हमें बताते थे उसको प्रूव करूंगा, और मैं आपको एरिया सेल्स मैनेजर बन के दिखाऊंगा। अब मुझे लगता है जब मैंने इसके अंदर एक आग लगाई है ना, जस्तजू की, अब ये एक घर की आग नहीं है, इसके पूरे खानदान की आग है। और जब ये ऐसे बनेगा तो मैं समझता हूँ एक ब्रांच को बेहतर करेगा, जब ब्रांच को बेहतर करेगा पूरी कंपनी को बेहतर करेगा। एक और मैसेज मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, उसी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट साशे लर्निंग के थ्रू एक लड़का मेरे पास आता है, वो कहता है मैं कब तक TS रहूँगा, आप हमें पढ़ाते हैं लेकिन हमारा भला कब होगा। मैंने कहा भले का मतलब है तुम प्रमोट हो सकते हो, लेकिन उसके लिए प्राइमरी तुम पढ़े लिखे होने चाहिए, तुम पढ़ाई लिखाई करो। पढ़े लिखे तो पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन साशे लर्निंग में जो बोलोगे हम करेंगे। तो उन्होंने वो काम करना स्टार्ट किया। जब मैंने उसको इंटरव्यू में बिठाया, सर सामने वाला इंटरव्यू करना मेरे हाथ में नहीं, वो किसी और के हाथ में था। उस लड़के का इंटरव्यू हुआ तो 7.5-8 मिनट के अंदर उसने कहा तुम बाहर चले जाओ, लड़के को बोला। उस मैनेजर ने कहा कि लड़का मुझे एट एनी कॉस्ट अभी नहीं, विद इन 5 डेज चाहिए, मतलब 30 डेज आपका मार्जिन। वो लड़का जब मेरे पास वापस आया, उस लड़के ने ये कहा कि रंजीत, मैं ये नहीं देख रहा कि आज मैं ऑर्डर बुकर हूँ
और ऑर्डर बुक से FSC बन रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इस काम की वजह से, इस आशय की वजह से मेरा जो बच्चा है ना, वो अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। तो मोहिंदर कुमार की बात मैं वापस लेकर आता हूँ। वो जो पढ़ाई का जरासीम उसने मेरे अंदर डाला, मुझे लगता है कि मरते दम तक ये जरासीम कंटिन्यू रहेगा और इसी तरह से इस जरासीम को मैं आगे आगे फैलाता रहूँगा। सो इन नटशेल रंजीत क्या है? रंजीत इज जस्ट अ मैन जो ये चाहता है कि लोगों की जिंदगियां बदलें, लोगों की जिंदगियां बेहतर हों तालीम से, पढ़ाई लिखाई से। यही मेरा मिशन है, यही मेरा गोल है। हाँ, यस ऑफ कोर्स पैसा इज नॉट एवरीथिंग, बहुत कुछ है, लेकिन प्राइमरीली मकसद ये है कि इस तालीम से मैं लोगों की जिंदगियां बदल सकता हूँ। और जिंदगियां बदलने के बाद जब वो मेरे पास ये मैसेज आके देते हैं और जो गूज बम्स आते हैं, मुझे लगता है दिस इज कामयाबी फॉर मी, और मैं इस कामयाबी के सफर में आपके साथ हूं। बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन। यही चीज़ को देखते हुए ज़िंदगियां बदलना और ज़िंदगियां बदलने कैसी जाती हैं, कैसे बदल सकते हैं ज़िंदगी को, हम इसी चीज़ को जानेंगे। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के ऊपर। आपसे इस ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी और जानते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी को बदला कैसे जाता है और काम कैसे किया जाता है अपनी बेहतरी के लिए। चाहिएगा नहीं, मुलाकात हो रही है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है रंजीत कुमार, हेड ऑफ सेल्स कैपेबिलिटी ऑफ बल्क कॉर्पोरेशन। नहीं तो आपने जाने से पहले बात की कि लोगों की ज़िंदगियां बदलना, लेकिन जब आपने ये काम शुरू किया, टैलेंट डेवलपमेंट वाली साइड के ऊपर आए, लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाली साइड पे आपने आगे बहुत ज़्यादा काम किया, तो लोगों ने कहा कि यार काम नहीं कर सकते तुम, ये क्या काम में लगे हो, लोगों को बदला नहीं जा सकता, लोगों के अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता, ये पाकिस्तानी कौम है, मिसाल के तौर पे ये कुछ नहीं करेगी, या ये ढीले होते हैं ऑफिस के अंदर। ऐसे लोगों ने डिमोटिवेट कभी किया? सर, कुछ लोग ये जो अल्फाज आप बोल रहे हैं वो बोल के कहते हैं कि नहीं नहीं, ये लोग बदलना तो दूर की बात है, तुम्हारी तरह सोच ही नहीं सकते। तो जो पॉपुलेशन है 2000 से 3000 लोग हैं, मैं 2000-3000 का बदलने का ना ठेका ले सकता हूँ, ना ही मैं उनको बदल सकता हूँ। और तो मैंने एक क्राइटेरिया बनाया कि टॉप 50 लोगों पे हम काम करते हैं, उसका पॉपुलेशन साइज बनाते हैं। फिर मैं उनको जवाब ये नहीं दूंगा कि मैंने किया या नहीं किया। दूसरा लोग पता है क्या करते हैं? लोग इग्नोर करते हैं। अबे भाई इसका सेशन आया, ऐसे ऐसे बात करते हैं, अबे भाई इसका सेशन आया, भाई ये पकाएगा। सुनते हम, अगर उनको रिएक्ट करते तो शायद मैं डिमोटिवेट होकर इस फील्ड को छोड़ देता। ठीक है, सही बात। कुछ तरह के लोग कैसे हैं, मतलब यानी कि विद इन द ऑफिस जो लोग होते हैं, अबे यार आएगा सारा दिन जो है ना वो एनर्जी की बात करेगा, हड़ाउड़ी करेगा, इस तरह से भी हम डिमोटिवेट हुए। लेकिन फिर मैंने देखता हूँ कि वो जो 2 मैसेज मेरे पास हाथ में हैं कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी बदल रही है और मैं 4 साल के बाद इस पूरी कंपनी की जो भी मेरे लोग हैं उनकी ज़िंदगी बदलूंगा। तो इन 2 के वर्ड्स अब मुझे किसी का फ़र्क पड़ने नहीं देते। फ़र्क पड़ता है क्योंकि अब मुझे फ़र्क पड़ रहा है कि मैं लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करूंगा। एक और चीज़ इसमें ऐड करूंगा कि जब आप ऑफिस में जाते हैं तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लोगों को लगता है ये कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट है, लेकिन मैं कहता हूँ ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अभी आपको रिटर्न नहीं देगा, इसको 2-3 साल एक छोटे पौधे की तरह ना बड़ा होने दें। आपने बैम्बू ट्री का सुना होगा, जी जी, आपने बैम्बू ट्री का सुना होगा। फर्स्ट 5 ईयर्स इस पर कोई रिटर्न ही नहीं होता, 6-7वें साल वो तकरीबन 90 फीट का बड़ा हो जाता है। तो मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को बैम्बू ट्री की तरह समझता हूँ। ये 5-6 साल का एक साइकिल कंप्लीट होने दें। जब 5-6 साल का साइकिल कंप्लीट होगा, मुझे नहीं चाहिए 100% लोग चेंज हो जाए। अगर उसमें से 1% भी चेंज हो गया, 1% भी चेंज हो गया और 1% किसी लीडिंग पोजीशन पे आ गया, तो लीडिंग पोजीशन डिसाइड करेगा कि आने वाले वक्तों में क्या होगा। इसके साथ और मैं एक चीज ऐड कर दूं, आपने लोकल कंपनीज यानी कि जिसको आप पाकिस्तानी कल्चर कंपनीज बोला, उसको उठाएं। वही समझ लें एक पसमानदा इलाके में है जो एक छोटे मोटे एरिया होता है, साइट एरिया बोलते हैं, आप कोरंगी का एरिया बोलते हैं, उसी के अंदर एक मल्टीनेशनल कंपनी हो। दोनों कोरंगी में जा रहे हैं, एक लोकल कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनी है। जब दोनों कंपनी को आप इवेल्युएट करेंगे, उनके लोगों को इवेल्युएट करेंगे ना, दोनों में एक ही डिफरेंस मिलेगा। किसका? उसका पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी मीन्स उनका एजुकेशन का और उसका बैकग्राउंड का जो है ना वो आपको चेंज मिलेगा। पैसे लोकल कंपनी मैं समझता हूँ मल्टीनेशनल से ज्यादा कमाती होगी, लेकिन जब दोनों की ग्रूमिंग और दोनों का आप बिहेवियर देखेंगे या दोनों की एजुकेशन बैकग्राउंड देखेंगे, वो डिफाइन करेगा कि किस तरह का किस कल्चर के लोग हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं ये समझता हूं कि 2-4 लोग मेरे बारे में या मेरे इस नेचर के बारे में या इस ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट पास कर रहे हैं, तो उसको हमेशा नॉक ऑफ करने के लिए
मैं इन दो लोगों की बात को दिमाग में रखते आने वाले वक्तों में फैसले करता हूँ। अगेन ये बात कहूँगा, इस सफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ, इस सफ़र में लर्निंग इम्पैक्ट मेरे साथ है। मौसम मैं आपको क्रेडिट बार बार इसलिए दूंगा क्योंकि वो दोनों लड़के साशा लर्निंग एप्लीकेशन से ऊपर आए हैं। सो आई थिंक दिस इज द जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द गेम। और अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो खुदा मेरे साथ भी अच्छे लोगों को साथ रखेगा। और अगर मैं अच्छी नीयत से आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अमलों का दारोमदार नीयत पे है, और मैं जांचा भी नीयत से जाऊंगा रादर देन काम कितने अच्छे या बुरे कर। बहुत बेहतरीन। आई थिंक दिस इज मोटिवेशन। साशा लर्निंग एक चीज़ बनाई आपने, सोचा आपने आइडिया, और उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए गए। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि डिजिटल साइट पे लर्निंग कोई नहीं हो सकती, ऑनलाइन लर्निंग कोई मैटर नहीं करती, कोई चीज़ नहीं होती। तो प्रैक्टिकल होने में क्या क्या करना पड़ा, और किस तरीके से उस चीज़ को एम्पावर करना पड़ा कि लोग आकर उस चीज़ पे लें और उसको हासिल करें और अपने आप पर भी काम करें और अपने फ्यूचर को भी देखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो आइए थोड़ा सा इसको जो इंटरेक्शन है, आप अपने घर में जाकर बैठे, अगर आप 10 लोग बैठे हुए ना और 10 लोग खाना जैसे कंप्लीट करेंगे, हाथ धो लेंगे, तो आपस में बात करना कम, मोबाइल पे ज़्यादा, मतलब इंटरेक्शन होगा। तो उसमें आपका टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, लेकिन बहुत कम देखते होंगे लोग, यूट्यूब देखते होंगे, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इंटरेक्शन था। तो हमने देखा कि हमारे जो लोग हैं उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वक्त की कीमत अदा करो, पैसे ज़्यादा लगाओ, या वक्त की कीमत कम लगाओ और पैसे कम खर्च करो, ज़्यादा चीज़ें हासिल करो। अब साशा लर्निंग के थ्रू वो 24 घंटे कहीं भी किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं उस इल्म को हासिल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा इसकी ये कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते, दूसरा ऑप्शन ये है, मैं आऊँगा, मेरी टीम पूरी आएगी, उसका एक खर्चा लगेगा, तुम बाइक पे आओगे, एक नहीं कम से कम 20 से 25 लोग बाइक पे आओगे, वो खर्चा लगेगा, वक्त लगेगा, और मेरा कम से कम प्रोग्राम 6 घंटे का होगा। और अगर मैं तुम्हें 6 बजे बुला रहा हूँ तो रात को 12 बजे तुम फ्री होगे, 1 बजे घर पहुँचोगे, ये एक कॉस्ट ये है। तो मैंने कंपनी के तमाम लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन की, और लोगों के साथ डिस्कशन की कि भाई क्या कॉस्ट बेयर करना चाहता है, रात को 12 बजे वाली बाइक पे अपने क्लासरूम सेशन लेने की, या साशा लर्निंग की। तो मैं ये समझता हूँ आफ्टर कोविड और इकोनॉमिक क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए साशा लर्निंग वुड बी द ग्रेट ऑप्शन। पहले साशा लर्निंग वाज अ लग्जरी, पहले साशा लर्निंग वाज अ लग्जरी, बट साशा लर्निंग इज नाउ द नीड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में साशा लर्निंग और ग्रूम करेगी और बेहतर होगी। और अब एक बात मैं पीछे बताना भूल गया, एक हमारे साहब हैं, उनकी एज तकरीबन 52-53 है। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा सर आप साशा लर्निंग पढ़ते हैं? कि बात सुनो, जब मैं पहले बेटे के साथ टिकटॉक देखता था और अब मैं बेटे के साथ साशा लर्निंग देखता हूँ, मेरा बेटा मैट्रिक में पढ़ता है, तो रात को जो कोर्स मैं अटेंड करता हूँ मेरा बेटा भी वही कोर्स अटेंड करता है। तो मैं अब मुझे ऐसा लगता है कि साशा लर्निंग अब एम्प्लॉय से निकल के उनकी फैमिलियों के अंदर भी दाखिल हो रही है। सो आप कहते हैं कि मेरा एक स्लोगन है, नर्चरिंग द टैलेंट प्रोफेशनली। अब मैं इसको चेंज करूंगा इंशाल्लाह फ्यूचर में, नर्चरिंग द टैलेंट प्रोफेशनली विद फैमिली। तो ये जब हो जाएगा, मैं समझता हूँ जब उनका घर पढ़ाई लिखाई को एडॉप्ट करके अपनी जहनीत को, अपने बिहेवियर को, थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा, मौसम भाई कोई चेंज आए ना आए, लोगों को ये पता चल जाएगा कि पावर ऑफ एजुकेशन, पावर ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है और हमें कहाँ से कहाँ लेकर जा सकता है। एक और चीज़, लोग कहते हैं चलो ये सोच की बात हो गई, पेट जो है वो पेट के लिए सब लोग करते हैं, लोग पैसे के लिए भी करते हैं। आज से 6 साल पहले और आज मैंने अपने आप की फाइनेंशियल जो चेंज अपनी लाइफ में देखा है, इट्स 8 times बेटर देन इन द कंपैरिजन लास्ट 6 years। 6 years का मेरा टोटल टेन्योर है, उसमें मैंने 8 times अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम में जंप देखा है। सो दिस इज नॉट जस्ट वर्ड एंड कमेंट। इन 2024 I'll share this statement, मुझे नौकरी की शायद ज़रूरत ना पड़ेगी। ज़बरदस्त, बेहतरीन। इसी तरीके की मज़ेदार बातें जारी हैं रंजीत कुमार से। हम छोटे से ब्रेक के ऊपर जा रहे हैं और इस ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी, जानेंगे कि बहैसियत इंसान हम कौन सी टिप्स लें और आज से हम काम शुरू करें, ताकि हम 5 साल के अंदर खुद से अपने लेवल के अंदर थोड़ा सा ग्रो भी करें और एक नई पोजीशन के ऊपर मौजूद हो। जाइएगा नहीं, एक ब्रेक के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है रंजीत कुमार और हम बात कर रहे हैं कैसे इंसान अपने आप को बेहतर कर सकता है अपने कैरियर के अंदर, प्रोफेशनली भी और वैसे भी अपने अंदर खुद जुस्तजू कैसे लेके आ सकता है।
बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, आपने साशा लर्निंग का जिक्र किया कि आपने किस तरीके से उसका इम्पैक्ट लेकर आए और फर्दर आप फ्यूचर के अंदर कैसे उसको बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक मायूसी नौजवान के अंदर पाई जाती है बिल्कुल सही। कि मैं कैसे सीखूंगा, और मैं मिसाल के तौर पे MBA HR कर रहा हूँ, आपको माशरे में पता होगा ये बात Yes, yes. कि MBA को कहा जाता है MBA बेकार है, बिल्कुल MBA सही। की कोई ज़रूरत नहीं है, सही। और MBA जिन्होंने लोगों ने कर लिया उसकी कोई वैल्यू नहीं बिल्कुल है। सही। क्या चीज़ वैल्यू क्रिएट करती है इंसान के अंदर? क्या MBA का लिखा और रहना काफ़ी वैल्यू क्रिएट करेगा या कोई और तरीक़ेकार है? सर पहले जो आपने जब स्टेटमेंट में कहा ना 5 इयर्स, और उसके बाद आपने वैल्यू क्रिएशन में, दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं। नौजवानों में और हम जैसे जो जिस टाइप के लोग हैं, मायूसी तो पैदा होगी सर, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इंसान को जो बीमारी लगती है उस बीमारी को ठीक करने के लिए कोई टाइम दरकार होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को स्किन की डिजीज हो ना, तो डॉक्टर कम से कम 120 दिन पर डोज देता है। कहते हैं 120 दिन में एक दिन भी तुमने छोड़ा तो मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा। तो 120 दिन वो लोग क्या करते हैं, ऑइंटमेंट इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जेल्स इस्तेमाल करते हैं, और वाकई 120 दिन के बाद अपनी जो स्किन है वो ट्रीट होना शुरू हो जाती है। खत्म नहीं होता, ट्रीट होना शुरू हो जाती है। ये बीमारी है। अब मायूस होने की जो बीमारी है वो क्या है कि लोगों को लगता है जैसे MBA HR खत्म किया, 1.5 लाख की नौकरी उनका वेट कर रही है। सही है जी। तो शायद मैं समझता हूं जो पढ़ाने वाले हैं या जो मुआशरा है या खुद लड़का सेल्फ ऑब्सेस्ड है, जैसे निकलूंगा 1.5 लाख की नौकरी तैयार होगी। उसको ये समझना चाहिए जिस मुआशरे में अभी मैं तालीम हासिल कर रहा हूं और जिस मुआशरे में मैं अभी ग्रो करने लगूंगा या मुझे नौकरी मिलेगी, कोई भी बिजनेस मैं करूंगा, तो ये बीमारी 5 साल की नहीं है। मेरा मानना ये है किसी भी फील्ड में 5 साल जस्ट फॉर लर्निंग होते हैं। उसके साथ जो 5 साल हैं आप अपनी लर्निंग और मुआशरे के हिसाब से ब्रेक इवन पे आते हैं कि मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट बन गया हूं। और जब आप सुपरस्टार हीरो बनते हैं जिसमें कहते हैं काम 20% करूंगा, 80% अर्न करूंगा, वो होता है कम से कम 15 से 17 साल का एक्सपीरियंस। पहले मैं स्पोर्ट्स से समझा लेता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सॉकर फुटबॉल में सुपर हीरो जब वर्ड यूज करूं तो किसका नाम जहन में आता है? मेसी, रोनाल्डो। सर दोनों की स्टोरी उठा के देख लें, इनको आज की तारीख में जब वो डे 1 स्टार्ट हुए थे और आज की तारीख में जब इनके 150-200 मिलियन डॉलर्स या मिलियन यूरोस मिलते हैं, उन्होंने अपनी फील्ड में 18 साल लगाए हैं। क्या वो पहले दिन मैसी थे? नहीं थे। नाम उनका मैसी था लेकिन सुपरस्टार नहीं थे। आइए जी थोड़ा क्रिकेट में चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर आपकी नजर में कौन है जिसने बड़ा अच्छा टेन्योर सर्व किया हो और सुपरस्टार फास्ट बॉलर? वसीम। ये मतलब किताब में भी आ गया और दुनिया भी मानती है। वसीम अकरम ने अपनी क्रिकेट 16 साल प्लस ईयर्स खेली है सर। उसके बाद उन्होंने जो ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर था मुताय्यब मुंडीकर ने, उसका 18-19 साल का करियर है। तो उस MBA HR वाले को मेरा मैसेज ये है कि वसीम अकरम डे 1 से वो स्विंग नहीं करता था जो जब वो 18 साल एक्सपीरियंस का था। उसे डेली बेसिस पे वो चीज सीखी जो पिचेस की रिक्वायरमेंट थी, जो टेस्ट मैचेस की रिक्वायरमेंट थी। लोग बैट्समैन बदलते गए, उसके अंडरस्टैंडिंग को समझ के वो अपना स्टाइल चेंज करता गया। अगर आप सिर्फ MBA HR की बात कर रहे हैं और अपना स्टाइल और अपनी लाइन और लेंथ और जो मेथड है वो नहीं समझ रहे हैं तो वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते। वैल्यू क्रिएट करने के लिए हर फील्ड के अंदर, कोई भी फील्ड में आप हैं, उसमें टेक्नोलॉजी, उसमें सॉफ्टवेयर्स और उसमें ग्लोबल प्रैक्टिसेस को सामने रखते हुए आपको प्रैक्टिकली इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते तो आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते। जब कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स की बात करते हैं और ये बच्चे उसमें आते हैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हैं, एक वर्ड यूज़ होता है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। राइट। तो कुछ बच्चे जो हैं बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़े होते हैं और वो एक पोजीशन पे जाते हैं और वो पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। कुछ लोग उनकी सीनियर जो होते हैं वो उस चीज़ के अंदर बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं और वो पॉलिटिक्स का शिकार होते हैं। ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स कितनी ज़्यादा एविडेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जितना एक्सपीरियंस आपका प्रीवियस रहा, और कितना नुकसान पहुंचाती है हमारी जनरेशन को, और हम एक जवान कैसे बच सकता है और अपनी ग्रोथ पे काम कर सकता है? जब आपने वर्ड यूज किया ना कॉर्पोरेट, तो मैं कहता हूँ CORP वर्ड इसके अंदर है। क्या आप कॉर्पोरेट को विदाउट P आप प्रोनाउंस कर सकते हैं? नहीं। आप करें तो कैसा लगेगा? कॉरेट। हाँ। तो P इसका है ही पॉलिटिक्स। आप वर्ड यूज नहीं करें पॉलिटिक्स, आप बोले कॉर्पोरेट तो पॉलिटिक्स होगी। आप कहते हैं कॉर्पोरेट है उसमें पॉलिटिक्स नहीं है, तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। हाँ, तो कॉर्पोरेट वर्ड मीन्स अ पॉलिटिक्स। अब आपको वहां पर शार्क्स मिलेंगे, वहां पर आपको जो है वो वेल्स मिलेंगी, कुछ लोग आपको ये ऐसा समझ ले फिशेस मिलेंगे,
कुछ लोग आपको मिलेंगे कि मतलब वो नहीं होते, एक फिश ऐसे सुन होती है, मतलब इस तरह के लोग आपको स्टिंगर वगैरह भी स्टिंगर, हाँ इस तरह से लोग मिलेंगे आपको। तो अब हर बंदा आपको एक मैसेज लैंड करेगा, आप न्यू है ना, मैसेज लैंड करेगा। कैसे मैसेज लैंड करेगा? देखिए इस कंपनी बड़ी ज़बरदस्त है, ये है वो है, वो आपको अच्छा बनने की कोशिश करेगा, वो पर्सोना जमाने की कोशिश करेगा, मैं ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा। अब उस कॉन्वर्सेशन में आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आप कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का कितना हिस्सा बनते हैं। सही है जी, नंबर 1। अच्छा, मना भी नहीं कर सकते आप, नहीं सर जो आप बात कर रहे हैं कि फला बंदा जो है वो हमारे डिपार्टमेंट का वो ऐसे ही है, वो तो पैदल आदमी है, वो एबीसी में उभरने, अगर आपने उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स वाला बंदा आपको क्या करेगा, जहन वाइज आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। अब दूसरा बंदा वो बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक है, दुनिया बोलेगा भाई चलिए टाइम तुम्हारा वेस्ट करेगा, ऐसे बोलते हैं लोग। तो इसका मतलब उसने भी अपना दाना डाला कि भाई ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है। हर वो चीज जो किसी के बारे में नेगेटिव कही, बोली, सुनी जा रही है, यहां से कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। अब क्या ये एविडेंट है? ये फ्रॉम बॉस, फ्रॉम एम्प्लॉइज, फ्रॉम क्रॉस फंक्शन, ये 24 घंटे चलेगा। जितनी देर आप ऑफिस में हैं, आप खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मैंगो पार्टी कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी पार्टी कर रहे हैं, उसके अंदर तो बात किसी तीसरे की निकलेगी जो वहां मौजूद नहीं है। तो ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है। अब आप कहते हैं बचना कैसे? सर कॉर्पोरेट वर्ड से पी निकाल सकते हैं आप? नहीं निकाल सकते। तो पॉलिटिक्स से आप बच नहीं सकते। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स इंटेंसिटी से थोड़ा सा अपने आप को दूर कर सकते हैं, कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि आपको बॉस अगर आपको ऐसा मिल गया सारा दिन बुराई करता है, सुननी तो पड़ेगी और आपका अप्रेजल खराब हो जाएगा। सो उसकी इंटेंसिटी को खत्म करने के लिए अगर आपको लगता है कि आपके पास वक्त है और आपको ये भी अंदाजा है कि सामने वाला बंदा आके मुझे उन बातों में उलझाएगा, ट्राई टू फोकस ऑन योर वर्क। अगर आपने काम कंप्लीट कर लिया है, ट्राई टू लर्न न्यू स्किल, टेल देम दैट आई एम बिजी, वी कैन टॉक लेटर ऑन। अगर आपको लगता है कि यार ये बंदा कम पॉलिटिक्स वाला है, जो बुराई नहीं दुनिया जहान की बातें करता है, यू स्पेंड टाइम विद हिम। और उसके बाद जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्मोकिंग कॉर्नर्स होते हैं, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है मुझे लगता है। वो कैसे बेहतरीन जगह है? वहां पर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स नहीं होती, वहां पर सारी बातें दिल की निकलती हैं। वहां पर आप टाइम स्पेंड करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसा एक ग्रुप ज्वाइन करें जो आपको लगता है वो चीजें आपको नहीं पता, मतलब आप अपने आप को इतना बिजी कर दे 9 घंटों में, 8 घंटों के अंदर, ताकि आपको कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में इंगेज होने का वक्त ही ना मिले। लेकिन आप चाहे ना चाहें, if you are into a corporate means you are into the politics. The greatest politics learned from the corporates. ज़बरदस्त, क्योंकि पॉलिटिक्स के बगैर तो जान छुट ही नहीं सकती। तो इसमें मेंटली कितना स्ट्रांग होना चाहिए जब आपका सामना हो ही रहा है। तो बहुत सारे लोग जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भागते हैं कि यार मेरी तो टांगी खींची जा रही है, मेरी पीठ पीछे बुराई लगाई जाती है, तो वो मेंटली थोड़े से वीक लगते हैं कभी कभी और वो छोड़ के भाग जाते हैं ग्राउंड को। और हालांकि वो काम अपना बिल्कुल सही कर रहे होते हैं। तो उनको मेंटली कैसा स्ट्रांग होना चाहिए, उनका एटीट्यूड लेवल क्या? अगर आप ये सवाल कर रहे हैं तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सारी जगहों पर मैंने भी क्विट किया, ऐसी बात नहीं है, नाम लेना बहुत बुरी बात है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ एक लर्निंग आ गई हमारे पास, ठीक है। हमेशा आपको अपनी आइडियल जगह नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इज नॉट परफेक्ट वर्ल्ड, ये परफेक्ट दुनिया है ही नहीं। कभी आपको मतलब का बॉस नहीं मिलेगा, तो कभी मतलब का वो काम नहीं मिलेगा, कभी मतलब की वो जगह नहीं मिलेगी, कभी मतलब का कल्चर नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कोई कमी पेशी है। सही बात। मेंटली स्ट्रांग कैसे होना है? अगर आपने डिसीजन ले लिया है कहीं जाने का, जो कोताहियां उसके अंदर हैं, किसी को एक्सप्रेस नहीं करनी है, बॉस ठीक नहीं है, ये भी एक्सप्रेस नहीं करना है यहाँ का कल्चर ठीक नहीं है, बॉस अच्छा है, ये भी एक्सप्रेस नहीं करना है यहाँ का सिस्टम का फॉल्ट है, वो भी एक्सप्रेस नहीं करना है। तो मेंटली स्ट्रांग मीन्स डू नॉट एक्सप्रेस द बैड थिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद अदर पर्सन जो उसी कंपनी में है। वरना जब आप नहीं होंगे, या रंजीत तो यही कह रहा था, क्योंकि वो उसके अंदर पापड़ कैसे बेलेगा। और एक बड़ा अच्छा मूवी का डायलॉग था वो 92 स्कैम के अंदर, आजकल लोग पापड़ नहीं बेलते, सीधा आटा खरीदते हैं। आटे से पहले वो जो उसका अनाज होता है वो खरीदते हैं, पहले उसको कूटते हैं, हाँ, कूटने के बाद उसका पाउडर बनाते हैं, फिर उसमें क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, फिर पानी मिलाने के बाद क्या करते हैं, नमक डालते हैं। अगर हम काली मिर्च वाले लोग हैं तो काली मिर्च भी उसमें मिलाएंगे। कुछ लोग उसमें क्या करते हैं, और एक और मसाले होते हैं जो मतलब डिफरेंट स्पाइसेस, तो वो भी मिलाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, उसको गूंदते हैं, उसका आटा बनाते हैं, समझ गए। आटा बनाने के बाद आटे के छोटे छोटे हिस्से बनाते हैं, साइड कर देते, फिर उसको बेलते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो बात का बतंगड़ कैसे बनेगा जब आपने किसी के साथ एक्सप्रेस कर लिया,
वो यही होगा। 92 स्कैम वाले ने ये बात सिखाई तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन। ये आखिर में 1 मिनट कि यूथ आ रही है, प्रोफेशनल्स हैं और वो नए एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, कोई मैसेज आप समझते हो जितनी बात हमने की उसको कंक्लूड करके कि उनके लिए क्या रास्ता होना चाहिए और अपने आप को किस तरह देखना चाहिए अगले 10 सालों में? सही। तो मैं अपनी नौजवान नस्ल को ये कहूँगा कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे और अपने आप को कहेंगे हम न्यूट्रल हैं, इनसे सबसे पहले साइड हो जाएं, यही फसाद की जड़ है। आप किसी ऐसे शख्स के पास जाएं जिसके पास अपना कोई ना कोई मौक़िफ़ हो, ऐसा शख्स हो जिसके पास अपनी कोई मैंडेट हो, तो उसको आप करियर काउंसलर बनाएं, क्योंकि आप यंग हैं, आपको नहीं पता दुनिया, एजुकेशन शायद स्ट्रॉन्ग होंगे, काम के मामले में वो बंदा स्ट्रॉन्ग है, तो अपना कोच बनाएं, मेंटोर बनाएं, और जो कोच और मेंटोर बनाए ना वो क्या कर रहा है उस पर फोकस मत करें, वो मुझे सिखा क्या रहा है उस पर फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल आप MBA HR वाली एग्जाम्पल है, यार मुझे ऐसे बंदे को ढूंढना है कि MBA HR करने के बाद वो 5 जो फील्ड है जिसमें आपकी रिक्रूटमेंट है, पेरोल एंड कॉम्पनसेशन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, OD है, ऑपरेशंस है, 5 डिविजन्स हैं। ये 5 डिविजन्स कौन मुझे सिखा सकता है, पहले 5 साल इसी काम में लगा दीजिए। अगर आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा, रिक्रूटमेंट का मिला है, 4 भी चीजें बाकी है ना, वक्त बचे वो 4 चीजें सीखना शुरू कर दें। उसके बाद रुके मत। जस्ट अगर आप पाकिस्तान के अंदर है तो लोकल एजुकेशन की तरफ मजीद मत जाए। आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स उन्हीं मेंटोर से पूछिए, सर आप मुझे बताएं मैं कौन सा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करूं, तो 6वां 7वां 8वां साल वहां पर स्पेंड कर दें। यकीन मानिए अगर आपकी जो तनख्वाह है, अगर आपकी लाख रुपए तनख्वाह है और आप अपना 30% अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर 5 इयर्स, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट कर दी वो 5 फोल्ड आपको 6वें 7वें साल मिलना शुरू हो जाएगी। एक मैसेज ये है जो एक अमेरिकन एक्टर उसने कहा कि अगर आप 5 कॉन्फिडेंट लोगों के साथ अपना वक्त स्पेंड करते हैं तो 6ठे आप हैं। अगर 5 मिलेनियर के साथ बैठते हैं तो 6ठे मिलेनियर आप हैं। और अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो 5 इंटेलिजेंट लोगों से मिलें, 6ठे आप हैं। और इफ यू वांट टू बी इडियट, फाइंड 5 idiot people, 6 will be आप हैं। So decision is yours, my friend। बहुत शुक्रिया रंजीत कुमार, टाइम निकालने का और लोगों से अपनी थॉट्स शेयर करने का। ये बहुत मुझे पता है कीमती टाइम होता है और बहुत मुश्किल होता है ये निकालना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहनत और स्ट्रगल, जब हम दोनों चीज़ों की बात करते हैं उसके लिए जुस्तजू का होना बहुत ज़रूरी है, ख्वाहिश का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर ख्वाहिश है और भूख है उस चीज़ की, यकीन मानिए आपको खाने की और रिस्क की तलाश के लिए ना खुद आपके अंदर से आमादगी होगी और आप खुद जाएंगे उस तरफ। अपनी भूख को बढ़ाते जाइए, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं उसमें अपनी भूख का लेवल बढ़ा दें, वो आप उस तरफ बढ़ते जाएंगे, वो आपको मिलती जाएगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और यही तरीक़ेकार है किसी चीज़ को हासिल करने का। ढेर सारी दुआओं में हम सबको याद रखिए। कामयाबी के सफ़र से डॉक्टर मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नए प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए डॉक्टर मोहसिन को। अल्लाह हाफ़िज़।